यस यस सर। चलिए आज करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। आयुष, लैंड रिफॉर्म क्या होता है बेटा, बता दे एक बार, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। सर लैंड रिफॉर्म्स वो होते हैं जिसमें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने वो जमींदार से लैंड लेके फार्मर्स वगैरह को दे दी थी, उनकी ओनरशिप मतलब फार्मर्स को दे दी थी। और एक लैंड सीलिंग भी था निखिल, लैंड सीलिंग। सर लैंड सीलिंग में तो ये था कि एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी थी कि कितनी लैंड एक इंडिविजुअल बंदा ओन कर सकता है। बिल्कुल ठीक। और एबॉलिश इंटरमीडिएट्स, क्या था इसका मतलब, एबॉलिश इंटरमीडिएट। जिसके अंदर हम 2 करोड़ टेनेंट्स को जमींदार के अंदर से एक्सप्लॉयटेशन से हटाते हैं गवर्नमेंट। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। निखिल बेटा पढ़ नहीं रहा तो बिल्कुल कोई जवाब नहीं देता। चलिए लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल, land reforms were successful in Kerala and West Bengal. Kerala and West Bengal, because government of these states, government of these states were committed to the policy of land reforms, policy of land reforms. But other states सर आपका माइक म्यूट हो गया। बेटा आवाज क्लियर है? यस सर। एक फोन आ गया था बीच में, बताइए। यस सर क्लियर है। Same level of commission, do not have the same level of commission and vast inequality, in land holding continue. चलिए निखिल आवाज आ रही है? क्या हो गया बेटा, निखिल अटेंड नहीं कर रहा क्लास? काव्या बताइए बेटा, पूरी स्टेटमेंट को बोलिए। सर हिंदी में समझाना है इसको या बस? हाँ जैसे मर्जी, जैसे मर्जी। सर लैंड रिफॉर्म्स केरला और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल थे बिकॉज वहां की जो बेटा गवर्नमेंट एक सेकंड, ये अब दो नाम याद रखना। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर केरला और वेस्ट बंगाल सक्सेसफुल थे और कोई सक्सेसफुल नहीं था। बोलिए आगे। सर वो सक्सेसफुल इसलिए थे बिकॉज वो लैंड फॉर्म्स की जो पॉलिसी थे वो अडॉप्ट करते थे। बाकी बिल्कुल और सही। कोई कंट्री उस लेवल पे या उस कंपोजिशन पे वो कोई पॉलिसी को और अडॉप्ट नहीं करती थी। कोई और स्टेट, कंट्री नहीं, कोई और स्टेट। चलिए सेकंड, goals of equity, goals of equity
were not fully served, were not fully served by abolish the intermediates, abolish the intermediates because of the following reasons. चलिए फटाफट नोट करिए, रीजन स्टार्ट करूं। सर हो गया। हो गया हो मानसवी? गया सर। हो गया। हो गया सर। जी। चलिए फर्स्ट रीजन, फर्स्ट the farmers जमींदार्स यहां पे फॉर्मर लिखिए, फॉर्मर पुराने पुराने जमींदार, फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया, मतलब पुराने जमींदार कंटिन्यू टू ओन देयर लार्ज एरिया ऑफ लैंड by of land by making use of loopholes, by making use of loopholes in the legislation. आयुष क्या मतलब है बेटा इसका? सर जो पुराने जमींदार थे वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड का यूज कर रहे थे लूप होल्स के जरिए, कोई ना कोई लूप होल्स था उसको कर रहे थे यूज, जिससे इनको ना छोड़नी पड़े अपनी जमीन। दूसरा, tenants are evicted, tenants are evicted and zamindar, tenants are evicted and zamindars claim to be self cultivated। क्या मतलब है बेटा इसका? सर टेनेंट्स को निकाला जा रहा था क्योंकि जमींदार खुद को क्या कहते हैं सेल्फ कल्टीवेट अपने आप को फार्मर्स बता रहे थे, अपने आप को फार्मर फार्मर्स बता रहे थे। हाँ तो सर। इसलिए इनको हटाया गया। थर्ड, even after getting the ownership of land, getting the ownership of land, the poorest of the agricultural laborers did not get benefit of land reforms। सर ये सेकंड पॉइंट में सेल्फ कल्टीवेटर्स नहीं होएगा कल्टीवेटेड की जगह? हाँ, कल्टीवेटर्स। वैसे कल्टीवेटेड भी ठीक है अगर हम यूज कर सकते हैं वर्ड तो। चलिए
फटाफट नोट कर लीजिए। सर हाँ जी बोलो। सर थर्ड पॉइंट में मतलब जो फार्मर्स थे जो उनको ओनरशिप ऑफ लैंड मिल गया था, पर सर वो तब भी जो पुअरेस्ट थे तो उनको जो बेनिफिट है वो कैसे नहीं मिला? देखो मेरी बात सुनो मृदुल, कभी भी किसी को चीज दी जाती है ना, तो उसके पास ना काम करने के लिए भी कुछ फंड्स होने चाहिए और उसको आगे कंटिन्यूशन में भी होना चाहिए। आप एक एक जो एक लेबर है या फार्मर है, पुअर कैटेगरी का है, उसको आप एरिया दे दोगे तो फार्मिंग कैसे करेगा? ना उसके पास फंड्स हैं, ना बीज है, ना पानी की कोई मतलब कुछ तरीका हो या कुछ हो, तो वो कैसे करेगा? तो वो फिर क्या करेगा? उस लैंड को लेके क्या करेगा? सूखा पड़ जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, फायदा हाँ क्या होगा? सर ठीक है। उसको कोई उसको फायदा नहीं होगा। तो इतना मतलब ऑनरशिप होने के बाद भी वो एक तरीके से लेबर की तरह ही काम करना चाहेगा, कुछ तो फंड्स आएंगे। हाँ चलिए, सर, वो अपने फार्म में कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा। ना है ही नहीं उसके पास कहीं से अरेंज करने के लिए, फिर दोबारा कहीं से लोन लेगा तो फिर फंस जाएगा दूसरी हाँ कैटेगरी सर, में। ऐसे बार बार फंसता रहेगा। हाँ चलिए, फोर्थ पॉइंट, लास्ट। काव्या, अभी ये चारों पॉइंट के बाद फटाफट बेटा अपने वर्ड्स में बता दियो ड्रॉबैक्स। सुन रहा है बेटे? ओके सर। लैंड सीलिंग legislation was challenged by the big land lots, big landlords. They delay its implementation. They delay its implementation. This delay time was used by them to get the land registered. The land registered in the name of close relatives. In the name of close relative, thereby escaping. सर ये वाला पॉइंट तो आपने कल बताया भी था शायद। हाँ, thereby escaping from the legislation. मतलब उनको एक टाइम पीरियड मिल गया और इन बिटवीन जो लैंड है अपने रिलेटिव के नाम पे कर दी और उसके बाद चैलेंज कर दिया कि ये तो मेरे नाम पे है ही नहीं, तो मैं कहां से दे दूं। तो ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉबैक्स थे लैंड रिफॉर्म्स के। चलिए काव्या बेटा फटाफट सारा बोल दीजिए ड्रॉबैक्स को। सर फर्स्ट पॉइंट में जो है सर, उसमें जो जमींदार है वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड को ओन करते थे छोटे छोटे तरीकों से। ठीक है। सेकंड्स के अंदर उसमें बताया कि टेनेंट्स को लैंड ओनरशिप नहीं मिलती थी और जो जमींदार थे वो अपने आप को सेल्फ कल्टीवेटर बताते थे। बिल्कुल। थर्ड के अंदर पुअरेस्ट को अगर ओनरशिप भी मिल जाती थी लैंड की, तब भी उन्हें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था लैंड रिफॉर्म्स का। हाँ, और फोर्थ के अंदर जो जमींदार थे वो अपने रिलेटिव्स के नाम पे क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कराते थे और ये कन्फ्रंट करते थे कि जो लैंड है वो उनके नाम पे नहीं है तो वो किस नाम पे दे दे या किसको दे दे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरे को एक चीज बताइए, आप सबसे पूछ रहा हूं, इधर बेटा आवाज आ रही है सबको? मानसवी, निखिल, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। Yes, sir. हाँ सुनिए मेरी बात बेटा, ऐसा है
थोड़े थोड़े से मैंने आपको बोला था कि पीडीएफ आपको करके मैं भेजूंगा, जो आप मुझे ट्राई करके क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारे के सारे आप मुझे आंसर भेजेंगे रोज, एवरी डे, और एवरी डे भेजूंगा मैं आपको। यार बेटा इसलिए जरूरी है, ये जो कंसेप्ट है, देखो इसका पेपर होना है मल्टीपल चॉइस, ये तो लाइन आनी नहीं है ना पैराग्राफ आना है, आपको मेन वर्ड्स हिंदी में समझने हैं, क्योंकि वहां पर पेपर जो आएगा, आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसकी रीजनिंग आएगी, और वो कहेंगे ये यस है, ट्रू है, फॉल्स है। आपको डेट्स आएंगी, ये बताइए किस टाइम पे डेट स्टार्ट हुई थी, किस टाइम पे नहीं हुई थी। आपके जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि आपने 5 ईयर प्लान में 4 आपने गोल सीखे, गोल कौन कौन से थे? ग्रोथ, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी और सेल्फ रिलायंस। बिल्कुल सही। अब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आपने 3 चीजें सीखी थी, उनकी पॉलिसीज कौन कौन सी हेडिंग थी? पहली, सर अबॉलिशन ऑफ abolition of इंटरमीडिएट्स, ओनरशिप ऑफ abolition, लैंड रिफॉर्म, एबॉलिशन ownership ऑफ of land इंटरमीडिएट्स, holding, दूसरा ओनरशिप ऑफ लैंड no land रिफॉर्म्स, holding, जिसमें land हमने एक ceiling, वर्ड यूज किया था, एक वर्ड, एक किसी नावल का लाइन यूज की land लैंड थी, to ऑफ the द tiller, टिलर, लैंड टू द बिल्कुल सही, टिलर, लैंड ऑफ द टिलर, और तीसरा क्या था? लैंड लैंड सीलिंग। land सीलिंग। ceiling, तो और एक और मुझे बताइए, इकोनॉमिक प्लान या 5 ईयर प्लान पहला कब से स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1951, 1951, से खत्म? 31 मार्च 1956, 1956। बिल्कुल करेक्ट, 31 मार्च 1956। कौन इसका प्रेसिडेंट है, चेयरमैन? prime प्राइम minister, इकोनॉमिक मिनिस्टर। प्लानिंग, बिल्कुल सही, प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन है। तो हमने ऐसे ऐसी चीजें पढ़नी है, हमने डीप पे नहीं जाना, आपको सिर्फ वहां पे मल्टीपल चॉइस का कंसेप्ट आएगा, बस आपने डिटेल नहीं करनी। अभी आपने 4 पॉइंट सीखे कि क्या होता था, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, लैंड रिफॉर्म्स कहां पे सक्सेसफुल था, वेस्ट बंगाल, केरला, ये पॉइंट सीखना है आपने डिटेल में जाना ही नहीं है। अदर स्टेट्स विल नॉट अडॉप्ट दीज पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसीज? लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या थी? एबॉलिश इंटरमीडिएट्स, फिर दूसरा क्या था बेटा? ownership of land ओनरशिप holding, ऑफ लैंड, बिल्कुल सही, ऑनरशिप ऑफ लैंड, और तीसरा क्या था? land लैंड ceiling, सीलिंग। उसके बाद हमने इनके ड्रॉबैक्स बताए कि जान के टाइम वेस्ट करते थे, किसी और के नाम पे कर दी, अगर हमने ऑनरशिप में किसी अगर दे भी दिया एक लोअर फार्मर को या पुअर फार्मर को, वो तब भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमने ऐसी चीजें बस पढ़नी है, लर्न नहीं करनी। आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं, आप समझिए, आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। मुझे सारा का सारा 6 to 7 पेजेस सारे पता है क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई है, और सबकी एक एक बार डेफिनेशंस को आप पढ़ सकते हैं, तो इसी चीज को आपने फॉलो करना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट, इसको रब कर दूं बेटा? Yes, हो sir. गया? हाँ जी सर, हाँ जी लास्ट टॉपिक एग्रीकल्चर का। चलिए, प्रॉब्लम या फीचर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एक लास्ट इसका कंसेप्ट है एग्रीकल्चर का। मुझे एक चीज बताइए, आप सबको एग्रीकल्चर समझ आ गया पूरा? यस सर। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक, छोटा छोटा इसको भी करेंगे बेटा। पहला, फर्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी, lack of knowledge, were responsible. Lack of knowledge was responsible for stagnation in agriculture sector. नॉलेज कम की वजह से
इसका फीचर मान लीजिए या प्रॉब्लम मान लीजिए। तो आपको मेन वर्ड याद करना है लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। ड्यू टू poor techniques, due to poor techniques, farmers largely depend on rainfall। तो आपने सेकंड पॉइंट सीखा एग्रीकल्चर के अंदर पानी की प्रॉब्लम के कारण। थर्ड, conflict between farmers and जमींदार। इधर मृदुल कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? सर मतलब डिफरेंस टाइप का हो गया दोनों के बीच में। Farmers are often a part of critical contract। बेटा आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी सर। यस सर। बेटा आज ना फोन बहुत आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है आज रिजल्ट आया काव्या। 12th और उसका बेटे 96.2% आए हैं, हाईएस्ट मेरे पास मेरे स्टूडेंट के, और लोएस्ट भी सुन लीजिए क्योंकि मैं कभी भी झूठ फरेब नहीं करता। 68% लोएस्ट है, 96.2%, और अकाउंट्स में 99 हाईएस्ट है, और इकोनॉमिक्स में 97। आज 12th का रिजल्ट आया है और 90 प्लस अभी तक 8 बच्चे हो चुके हैं आउट ऑफ 18। बीच में 80s में बहुत है, 70s में भी है, और लोएस्ट अभी 68 है। अभी सबकी डिटेल नहीं आई। 37 बच्चे थे उसमें बेटा क्लास में पिछले साल। ड्यू टू पैंडेमिक के कारण क्लास की स्ट्रेंथ कम है, नहीं तो पिछले साल 37 थे बेटा। चलिए आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ जी सर। सर 1 मिनट मेरा रह गया उतारना। अभी बेटा अभी और भी पॉइंट्स है। दैट बाउंड देम टू देयर लैंडलॉर्ड, टू देयर लैंडलॉर्ड्स। आपस में इनकी बनती नहीं थी, फार्मर्स और जमींदार की। अगला फोर्थ, disguised unemployment। disguised unemployment, it refers to a state in which सर आपने थर्ड पॉइंट में फोर्थ लाइन में क्या लिखा है? ये पार्ट, हाँ जी हाँ जी। part of critical contact that bond to their landlords। अच्छा ठीक है। It refers to state in which more people, engaged in work
then they are really needed. They are, then they are really needed. चलिए आयुष बेटा 4 पॉइंट हो गए हैं, बोल दीजिए एक बार। अच्छा सर। सर पहला था लो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, 2 पॉइंट्स ले रह गए हैं, वो लिख देता हूं, उसके बाद सारे बता दियो बेटा, ठीक है? ठीक है सर। और जहां पे मेरा अगर स्क्रीन से बाहर होगा तो बता देना बेटा। 5th, outdated technology. Outdated technology. Obsolete technology. Obsolete technologies. पहला पॉइंट। Harvesting machines. Harvesting machines are generally managed by manually. एक तो आउटडेटेड थी, खराब टेक्नोलॉजी थी, और दूसरा टेक्नोलॉजी जो है वो मैनुअली करी जाती थी, मैनेज। चलिए अब रह गया लास्ट। subsistence farming. It is the practice of growing crops only for once use, without any surplus of trade. बेटा स्क्रीन पे आ रहा है सारा? यस सर। सारे पॉइंट्स? हाँ जी सर। चलिए 6 पॉइंट्स हैं। चलिए बेटा सबसे पहले आयुष एक काम कर, सबके नाम बोल बेटा, क्योंकि हमने नाम याद करने हैं सिर्फ। ठीक है सर। सर पहला लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा हाई डिपेंडेंसी ऑन लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फार्मर्स एंड जमींदार्स, चौथा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉय, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, और फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलिए एक एक करके अब सारे बोल। पहला लो प्रोडक्टिविटी है, कॉमन सेंस है। हमारी अगर नॉलेज कम होगी तो हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, एरिया ज्यादा भी हो तब भी। दूसरे में डिपेंडेंसी ज्यादा थी रेनफॉल पे। आज भी 2021 पे भी हमारी अभी भी डिपेंडेंसी रेन पे, कि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, नहीं तो नहीं। और ये अभी तक आई नहीं है। हाँ अब स्टार्ट हुआ, थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हुआ है, जिसको टाइम लगेगा, 5 to 10 years लगेंगे, तो इंडिया शायद प्रैक्टिकल हो जाए। अगर बारिश कम भी हो तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर टाइम लेगी। अगला डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलिए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है लोग काम करना चाहते हैं मगर काम नहीं है। लोग काम करना चाहते हैं मगर काम नहीं है।
आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये तो है ही कि पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसके Yes, कारण sir. नुकसान हो रहा है। ये तो मैंने बता दिया, आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी तभी प्रोडक्शन होगी, तभी काम चलेगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा, फेथ होगा। आखिरी सब्सटेंस फार्मिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स है, एक बार सिर्फ यूज में आती है, दूसरी बार यूज में नहीं आती, तो इसको बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब आपका लैंड रिफॉर्म्स पूरा खत्म हो गया है और अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुन लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट किया गया था वो हुआ था 1990 में, 1989 1990 में। आपको शायद थोड़ा सा डिटेल में पता नहीं है, सारी की सारी जो एशियन कंट्रीज है उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया था, मगर जो पाकिस्तान है उसने इंडिया से पहले ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। उन्होंने 1985 में स्टार्ट किया था या 84 में स्टार्ट किया था और हमने 1990 से, तो वो हमारे से आगे चले गए, मगर इंडिया ने ग्रोथ करी एग्रीकल्चर में उनसे ज्यादा। चलिए, क्योंकि मैन पावर बहुत थी, बहुत लोग करने वाले थे और आज भी डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर पे है। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और कल से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे बेटा। चलिए, दैट्स ऑल बेटा।